थोड़ी देर में एक जगह पहुंचने पर साक्षी ने अमन के हाथ और आंखों से पट्टी खोल दी। वहीं अमन ने जब अपने सामने का नजारा देखा तो वो हैरान रह गया, वहीं उसकी आंखें नम हो चुकी थी। दोनों एक बड़े से हॉल में खड़े थे जिसे रेड हार्ट बलून और लाइट से सजाया गया था। वहीं बीच में एक टेबल रखी थी जिसमें वाइट चादर बिछी थी। उस पर सुंदर सा गुलाब का बुके रखा हुआ था। साथ में कैंडल जल रही थी। सामने का नजारा देख अमन हैरान और खुश दोनों था। तभी अमन ने साक्षी की तरफ देखा जो अपने चेहरे पर मुस्कान लिए आज भरी नजरों से अमन को देख रही थी। तभी अमन ने कहा, ये सब तुमने जब प्लान किया? जिस पर साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप ये सब छोड़ो और ये बताओ डेकोरेशन आपको कैसा लगा? हाँ, जल्दबाजी में शायद कुछ कमी रह गई हो, लेकिन फिर भी मैंने अपना बेस्ट दिया है। साक्षी की बात सुन अमन ने मुस्कुराते हुए साक्षी के गाल पर हाथ रख कहा, सब बहुत सुंदर है। अमन ने आगे कहा, थैंक यू एंड सॉरी। साक्षी ने नासमझी से पूछा, सॉरी किस लिए? जिस पर अमन मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं। तभी साक्षी अमन का हाथ पकड़ते हुए बोली, आप ये सब छोड़िए और मेरे साथ चलिए। कहते हुए अमन को टेबल की तरफ लेकर जाने लगी। अमन भी उसके साथ चला गया। उसके बाद दोनों बैठकर बातें करने लगे। वहीं दूसरी तरफ कामे मीरा चुपचाप होकर कामे बैठी थी, जिसे ऐसे देख सोम ने कार ड्राइव करते हुए कहा, तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? जिस पर मीरा कंफ्यूज होकर बोली, हमें आपसे कुछ कहना था। जिस पर सोम गहरी सांस लेकर अपने मन में बोला, ये कितनी भोली है। वहीं सोम को शांत देख मीरा ने कहा, आप कुछ बोल रहे थे ना? सोम नकली हंसी हंसते हुए बोला, नहीं तो। सोम की ऐसी बचकानी हरकत देख मीरा सोचने लगी। मीरा ने अपने मन में कहा, अब इन्हें क्या हुआ? वहीं सोम खुद से चिड़चिड़ा रहा था। इसी बीच दोनों भी घर पहुंच चुके थे। सोम कार से नीचे उतरा और मीरा के पास जाकर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। सोम के अचानक से ऐसा करने सीरा हैरान थी। मीरा इससे पहले कुछ कहती सोम उसे शांत रहने का इशारा करता है, जिस पर मीरा कुछ नहीं बोलती और सोम उसे लेकर पैलेस के अंदर जाने लगा। वहीं आसपास खड़े गार्ड्स अपनी आंखें फाड़े उन्हें जाते देख रहे थे, जिस पर मीरा अपना सर सोम के सीने पर छुपा लेती है। उसके दिल जोरों से धड़क रहा था, जिसका एहसास सोम को भी हो रहा था, जिससे सोम के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल थी। सोम मीरा को अपने कमरे में लेकर आ गया। सोम ने मीरा को बेड पर बैठाया और खुद जाकर अलमारी से उसके लिए कपड़े निकालने लगा। जिसे ऐसे करते देख मीरा उसे टोकते हुए बोली, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम खुद इसे कर लेंगे। लेकिन सोम उसकी कोई बात नहीं सुनता और मीरा के लिए सुंदर सा अनारकली सूट निकालकर उसकी तरफ बढ़ गया। मीरा के लिए ये सब कुछ नया था, इसलिए उसे ऑकवर्ड फील हो रहा था। वहीं सोम बिल्कुल नॉर्मल था। मीरा अभी खुद में खोई ही थी कि तभी सोम उसके हाथ में शूट पकड़ाते हुए बोला, जाओ जाकर चेंज कर लो। जिस पर मीरा खोई हुई बोली, हाँ। मीरा को खोया देख सोम उसके कान पास जाकर उसके कान में अपनी सांस छोड़ते हुए बोला, क्या तुम चाहती हो मैं कपड़े बदलने में तुम्हारी मदद करूं? सोम की बात सुनते ही मीरा की आंखें बड़ी हो गई। वो फौरन खड़ी होकर बाथरूम की तरफ भागते हुए बोली, नहीं हम खुद ही कर लेंगे। इतना कहकर वो बाथरूम में घुस गई। वहीं मीरा की ऐसी हरकतें देख सोम खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पा रहा था। सोम मुस्कुराते हुए अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगा। वहीं मीरा बाथरूम का दरवाजा बंद कर उसी से टिकी खड़ी थी। वो अपनी बढ़ती धड़कनों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। मीरा अपने सीने पर हाथ रख खुद से बोली, कंट्रोल मीरा, वरना वो छोटा शैतान तुम्हें और परेशान करेगा।
मीरा ने मुंह बनाते हुए आगे कहा, हमें इतना तो पता है कि वो जानबूझकर हमें परेशान कर रहे हैं, लेकिन हम भी उनके झांसे में नहीं आने वाले। इतना कहकर मीरा कुछ सोचने लगी। कुछ देर तक सोचने के बाद मीरा की आंखों में चमक आ गई। वहीं सोम मीरा के बाहर आने के वेट करने लगा। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और मीरा बाहर आई। मीरा को देख सोम उसे एकटक देखता रह गया। सफेद रंग के अनारकली सूट में मीरा बहुत सुंदर लग रही थी। वहीं उसके चेहरे पर बाल की लट थी। मीरा को देख सोम के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, जिस पर सोम बोला, है कहीं किसी दिन मुझे हार्ट अटैक न आ जाए। सोम ने ये अपने मन में कहा था। उसके बाद सोम चलकर मीरा के नज़दीक आया और बोला, आखिर तुम इतनी सुंदर कैसे हो? सोम की आंखों में शरारत साफ दिख रही थी, जिसे भांपते हुए मीरा ने बात को बदलते के लिए कहा, हम जाकर खाने के लिए कुछ बनाकर लाते हैं। इतना कहकर मीरा जल्दी से वहां से जाने लगी, लेकिन तभी मीरा का दुपट्टा खींचा, जिससे मीरा रुक गई। मीरा ने शर्माते हुए बिना पीछे देखे कहा, हमारा दुपट्टा छोड़िए, हमें खाना बनाने जाना है। वहीं सोम मीरा की बात सुनकर कंफ्यूज था। सोम एक नज़र मीरा को फिर दूसरी तरफ नज़र टेबल पर फेस मीरा के दुपट्टे को देखता है। वहीं मीरा अभी भी शांत खड़ी थी। मीरा को लग रहा था कि सोम ने उसका दुपट्टा पकड़ा था। जब वो उसे नहीं छोड़ता तो मीरा थोड़े गुस्से में पीछे पलटते हुए कहती है, आप एक बार में हमारी बात क्यों नहीं मानते? प्लीज़ छोड़िए ना हमारा दुपट्टा। कहते कहते मीरा रुक गई। जब उसकी नज़र सोम पर गई, सोम चुपचाप अपने हाथ में अपने कपड़े पकड़े खड़ा मीरा को ही देख रहा था। जब मीरा ने सोम के खाली हाथों को देखा तो वो कंफ्यूज हो गई। तभी सोम टेबल पर फंसे मीरा के दुपट्टे को निकालकर मीरा से बोला, कभी कभी बोलने से पहले देख लेना भी जरूरी होता है। सोम की बात सुनकर मीरा को शर्मिंदगी महसूस होने लगी, जिसके बाद मीरा बिना सोम से कुछ भी बोले फौरन कमरे से बाहर भाग गई। वहीं सोम मीरा को जाते देख रहा था, जिसके जाने के बाद सोम भी बाथरूम में चला गया। वहीं दूसरी तरफ आदि और रूही दोनों इस वक्त आदि के कमरे थे। वहीं रूही अपने एक हाथ में पॉपकॉर्न और दूसरे हाथ में कोक की बोतल लेकर खड़ी थी। वहीं आदि अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठा था, जिसे देख रूही ने कहा, ये क्या तुम हमेशा बोरिंग बने रहते हो यार, कभी तो चिल मारा करो। जिस पर आदि बेरुखे अंदाज में रूही को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है, ऐसे कौन चिल मारता है? जिस पर रूही अपनी तारीफ करते हुए कहती है, मैं और कौन? रूही की चाइल्डिश बातें सुनकर आदि का मुंह बन गया, जिसे देख रूही ने कहा, अब ये बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो और मेरे साथ मूवी देखो। रूही की बात पर आदि खुद को उंगली पॉइंट करते हुए बोला, बच्चों जैसी हरकतें मैं कर रहा हूँ? इतना कहकर आदि हंसने लगा। वहीं रूही ने पॉपकॉर्न और कोक की बोतल टेबल पर रखी और कमरे की टीवी ऑन करके कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी, जिसे देख आदि तपाक से बोला, अरे अब लाइट्स क्यों ऑफ कर रही हो? जिस पर रूही आदि के बगल में आकर बैठते हुए बोली, अरे हॉरर मूवी देखने का मजा अंधेरे में ही आता है। जिस पर आदि अपना सर हाँ में हिलाकर बोला, हाँ। जिस पर रूही खुश होते हुए बोली, हाँ। इतना बोलकर वो टीवी मूवी देखने लगी। वहीं आदि खुद से बड़बड़ाकर बोला, वो तो अभी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। इतना कहकर आदि भी मूवी देखने लगा। मूवी का नाम 1920 ईवल रिटर्न्स था, जिसका टाइटल देखते ही रूही डरने लगी थी, जिसे डरते देख आदि ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अभी तो बड़ी झांसी की रानी बन रही थी, अब क्या हुआ? मूवी का नाम देखते ही डर गई। आदि की बात सुन रूही उस पर गुस्सा करते हुए बोली, मैं डर नहीं रही समझे, वो तो बस मेरे हाथ ऐसे ही हिल रहे थे।
जिस पर आदि मुस्कुराते हुए अपने आप से बोला, हाँ हाँ, वो तो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जिस पर रूही उसे मुंह बनाकर चिढ़ा दोबारा से मूवी देखने लगती है। दोनों बड़े गौर से मूवी को देख रहे थे। वही रूही एक हाथ में पॉपकॉर्न पकड़े उसे खा रही थी। रूही को इतना मगन देख आदि को इसके साथ शरारत करने की सूझी। आदि ने कुछ सोचते हुए धीमे से अपने हाथ रूही की तरफ बढ़ा दिए। वो धीमे से रूही के कंधे पर हाथ रख एकदम से चिल्लाया, भूत! जिसके ऐसा करते ही रूही डर के उछल पड़ी और उसके साथ से साया पॉपकॉर्न्स नीचे गिर गए। वहीं रूही अभी भी डर से चिल्ला रही थी, आ भूत भूत! जिसे ऐसा करते देख आदि जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगा। हा 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 हा। हंसते हुए आदि ने अपना पेट पकड़ लिया। वहीं जब रूही के कानों में आदि के हंसने की आवाज गई, जिस पर वो उसे पलटकर देखती है, वहीं आदि सोफे पर लोटपोट होकर हंस रहा था। जिसे ऐसे देख रूही समझ गई कि आदि जानबूझकर उसे परेशान कर रहा था। जिस पर रूही उसे गुस्से में अपने हाथों से मारने लगी। रूही आदि को मारते हुए बोली, तुम कितने बुरे हो, हमेशा मुझे परेशान करते हो, कहते हुए आदि को पीट रही थी। वहीं आदि अभी भी हंसे जा रहा था। आदि हंसते हुए रूही से बोला, अच्छा बाबा, सॉरी, गलती हो गई, अब माफ भी कर दो। वहीं रूही की आंखों में आंसू आ चुके थे। जिसे देख आदि बोला, सच में सॉरी, अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। आदि ने टीवी ऑफ कर दिया, जिससे कमरे में अंधेरा छा गया। जिससे डर के मारे रूही ने आदि को गले से लगा लिया। रूही को डरा हुआ देख अब आदि परेशान हो गया था। आदि रूही के सर को सहलाते हुए बोला, शिशिश, शांत हो जाओ, मैं हूं तुम्हारे पास। इतना कहकर आदि लाइट्स के स्विच की तरफ जाने लगा, लेकिन रूही ने आदि पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। रूही को ऐसे देख आदि भी उसके साथ बैठा रहा। वहीं आदि अपने मन में बोल रहा था, जब तुम्हें इन सब से डर लगता है तो इसे देखते ही क्यों हो। आदि अभी भी रूही को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वहीं रूही का सर आदि के सीने पर था। हॉरर मूवी की वजह से वहां का माहौल रोमांटिक हो चला था। दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। आदि धीमे धीमे रूही से बातें कर रहा था। तभी आदि को एहसास हुआ कि रूही उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रही। ये देख आदि परेशान हो गया था। आदि अपना सर झुकाकर रूही को देखता है। रूही सो चुकी थी और वो सोते हुए मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। जिसे देख 1 मिनट के लिए आदि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन तभी आदि ने कहा, ये लड़की सोते हुए ही मासूम लगती है, वरना जागते हुए तो किसी छोटे शैतान से कम नहीं है। तो आगे की कहानी में क्या होगा? क्या साक्षी और अमन की लव स्टोरी आगे बढ़ेगी? और सोम में मीरा के लिए कौन आ प्लान बनाया है? और क्या आदि को उसके प्यार का एहसास होगा? ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। आदि ने सोती हुई रूही को देखते हुए कहा, ये लड़की सोते हुए ही मासूम लगती है, वरना जागते हुए तो किसी छोटे शैतान से कम नहीं है। रूही सोते हुए बहुत क्यूट लग रही थी, जिसे देख आदि का मन उसे किस करने का होने लगा। आदि अपना कंट्रोल को रूही की तरफ उसे किस करने के लिए झुकने लगा। आदि रूही के होठों को छूने वाला था कि तभी रूही नींद में बड़बड़ाई, तुम घटिया मॉन्स्टर कहीं के, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारे सारे बाल नोचकर तुम्हें गंजा कर दूंगी। रूही नींद में अपना पप्पी फेस बनाकर आगे बोली, तुम मुझे बहुत परेशान करते हो, मेरी बात भी नहीं मानते। मैं ना दादी से तुम्हारी शिकायत करूंगी। जब वो तुम्हें अपनी छड़ी से मरेगी ना, तब मैं ताली बजाकर हंसूंगी। रूही की ऐसी बातें सुनकर तो आदि की आंखें फटी रह गई थी। आदि अपनी फटी आंखों से रूही को देखते हुए बोला, क्या लड़की है ये, सपने में भी मुझे नहीं छोड़ती।
आदि को अब अपनी किस्मत पर तरस आ रहा था। आदि रूही से दूर होने लगा, लेकिन तभी रूही ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, ओए मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैं कह रही हूँ अगर मेरे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोचा भी ना तो तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। रूही की बातें सुनकर आदि चौंक गया। आदि ने खुद से कहा, क्या ये लड़की जाग गई? बोलते हुए वो रूही की तरफ पलटा तो उसने देखा रूही अपनी आंख बंद किए आराम से सो रही थी। जिसे देख आदि ने कहा, ये लड़की नींद में भी मेरी पीछा नहीं छोड़ती। इतना बोलकर आदि ने रूही की अपनी बाहों में उठाया और उसे अपने बेड पर जाकर लेटा दिया। रूही को लेटाकर आदि जैसे ही पीछे पलटता है, रूही उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बेड पर खींच लेती है। रूही की इस हरकत से आदि शौक में था। तभी रूही आदि को अपना तकिया समझकर उसके ऊपर चढ़कर लेट गई। जिसे देख आदि ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा, ओ मेरी माँ, मैं कोई तुम्हारा टेडी बियर या तकिया नहीं हूँ, छोड़ो मुझे। आदि ने इतना कहा ही था कि तभी रूही ने अपने होठ उसके पर रख दिए और उसे किस करने लगी। रूही आदि को ऐसे किस कर रही थी जैसे उसके होठ न होकर कोई लॉलीपॉप हो। रही बात आदि महाराज की, वो तो अभी भी सदमे में थे। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि रूही इसके साथ ऐसा भी कर सकती थी। आदि का पूरा बदन आग की भट्टी की तरह तप चुका था। अब आदि भी अपना कंट्रोल खोने लगा, वो भी रूही को किस करने लगा। आदि का हाथ रूही की कमर पर चलने लगे थे, जिसका अंदाजा खुद आदि को भी नहीं था। वहीं रूही की आंखें अभी भी बंद थी। 15 मिनट की किस के बाद आदि रूही की गर्दन पर किस करने लगा। वो किसी जानवर की तरह रूही को खा जाना चाहता था। वहीं रूही को इन सब का कोई होश नहीं था। आदि रूही की गर्दन पर किस करते हुए उसे बाइट कर रहा था, जिससे रूही के मुंह से आह निकल गई। जिसे सुन आदि और एक्साइटमेंट के साथ उसे किस करने लगा, लेकिन तभी वो अचानक से रुक गया और रूही को देखने लगा, जिसकी आंखें अभी भी बंद थी और इसके नाइट शूट की ऊपर की बटन खुली थी। जिसे देखते ही आदि फौरन खड़ा हो और रूही को ब्लैंकेट उड़ाकर सीधा बाथरूम भी भाग गया, जहां आदि शावर के नीचे खड़ा होते हुए शावर को ऑन कर देता है, जिससे उसके शरीर पर पानी की धंधी बूंदें गिरने लगी थी। लेकिन पानी की ठंडी बूंदें भी उसके अंदर जल रहे आग को शांत नहीं कर पा रही थी। ये देखते हुए आदि गुस्से से जोर से दीवार पर पंच मार खुद से बोला, मैं उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। माना कि ये सब उसने शुरू किया था, लेकिन वो उस वक्त नींद में थी। मैं ऐसे कैसे किसी के साथ कुछ कर सकता हूँ। आदि को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। आदि ने गुस्से में कहा, जब उसे इस बारे में पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी मेरे बारे में। आदि पूरा पानी में भीग चुका था। पूरा 1 घंटा शावर के नीचे खड़े रहने के बाद आदि बाथरूम से बाहर निकला। इस वक्त उसने सिर्फ एक टॉवल लपेट रखा था, जिसमें वो हॉट लग रहा था। तभी आदि की नज़र बिस्तर पर सो रही रूही पर गई, जिसे देख आदि ने गहरी सांस ली और फिर क्लोजेट से कपड़े निकालकर पहन लिया। अब वो सोच रहा था कि वो कहाँ सोए। कुछ देर तक सोचने के बाद आदि गहरी सांस छोड़ते हुए रूही के पास गया और उसकी तरफ झुककर एक पिलो उठा लिया और जाकर काउच पर लेट गया, जहां से लेते हुए वो रूही को देख रहा था, जिसे देखते हुए उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ मीरा और सोम दोनों डिनर कर चुके थे। वहीं पूरे टाइम सोम की नज़र सिर्फ मीरा पर थी, जिससे मीरा शर्मा रही थी। वो सोम से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। वहीं सोम को मीरा को शर्माते देख हंसी आ रही थी। खाना खाने के बाद मीरा खड़ी हुई और बोली, हम सारे बर्तन किचन में रखकर आते हैं। इतना कहकर मीरा वहां से भागने को हुई, लेकिन उससे पहले ही सोम मीरा का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है।
जिसके ऐसा करते मानो मीरा का कलेजा बाहर निकल आएगा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी सोम खड़ा होकर मीरा नजदीक आते हुए बोला, वो काम नौकर कर लेंगे और हम अपना काम करें। कहते हुए सोम ने मीरा की गर्दन पर अपने होठ रखकर उसे किस कर दिया, जिससे मीरा की सांसें उसके गले में अटक गई। मीरा अभी खड़ी ही थी कि तभी सोम ने उसे अपनी बाहों उठा लिया। सोम के ऐसा करते ही मीरा की डर से आंखें बड़ी हो गई। मीरा धीमी आवाज में बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? नीचे उतारिए हमें। जिस पर सोम ने प्यार से कहा, अब ये तो सीधा कमरे में ही होगा। इतना कहकर सोम अपने चेहरे पर मुस्कान लिए कमरे की तरफ बढ़ गया। वहीं मीरा जैसे जैसे सोम कमरे के करीब पहुंच रहा था वैसे वैसे मीरा के दिल की धड़कन बढ़ रही थी। मीरा की हिम्मत ही नहीं जी रही थी कि वो सोम को एक नज़र ऊपर उठाकर देख सके। वहीं मीरा को ऐसे देख सोम अपने मन में बोला, मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन कह नहीं पा रही। बट आई प्रॉमिस, बहुत बहुत जल्द ही तुम खुद मेरे पास आकर मुझे अपने दिल की बात बताओगी कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। वहीं मीरा अपने मन में बोल रही थी, ये मेरे साथ क्या करने वाले हैं? कहीं इतना कहते कहते मीरा रुक गई और शौक से उसकी आंखें बड़ी हो गई। मीरा के दिमाग में कुछ गलत ही चल रहा था। मीरा अपने मन में बोली, नहीं नहीं, इन्होंने मुझसे कहा था जब तक मैं हाँ नहीं कहूँगी तब तक ये मेरे साथ कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की तब मैं क्या करूँगी? यही सब सोचते हुए मीरा परेशान होने लगी। तब तक दोनों कमरे में पहुंच चुके थे। सोम मीरा को लेकर जाकर सीधा बाध पर लेटाता है, फिर जाकर कमरे का दरवाजा बंद करने चला जाता है। मीरा सोम को ही देखे जा रही थी। डर से उसके होठ कांप रहे थे। जिसे देख सोम ने कहा, आर यू फाइन? सोम की बात सुनते ही मीरा अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लिए बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं। जिस पर सोम उसे अपनी भौहें चढ़ाकर देखता है। उसके ऐसा करने पर मीरा थोड़ा घबराते हुए बोली, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? जिस पर सोम ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सोम ने आगे कहा, लेट्स स्लीप। इतना कहते हुए वो बेड की तरफ बढ़ने लगा। जिसे देख मीरा का दिमाग कुछ और सोचने लगा। मीरा अपनी आंखें कसके बंद कर लेती है। वहीं सोम जाकर इसके बाजू में लेट गया। जब बहुत देर तक उसे सोम की छुअन का एहसास नहीं हुआ तो वो अपनी आंखें खोलकर देखती है, जहां सोम उसके बगल में आराम से सो रहा था। सोम को देख मीरा उसे देखती रह गई। तभी सोम ने अपनी आंखें बंद किए हुए ही कहा, अब अगर अपने प्यारे पति देव को देखना हो गया हो तो सो जाओ, वरना मैं। इतना कहकर सोम चुप हो गया। सोम की अधूरी बात का मतलब समझते ही मीरा दूसरी तरफ अपना चेहरा करके कसके अपनी आंखें बंद कर लेती है। जिसे देखते हुए सोम मुस्कुरा देता है। उसके बाद वो मीरा को पीछे से अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। वहीं मीरा भी मुस्कुरा देती है। अब उसे अपनी ही सोच पर हंसी और गुस्सा आ रहा था। उसके बाद दोनों सो गए। वहीं दूसरी तरफ आकाश और वाणी दोनों एक साथ समुंदर के किनारे बीच पर बैठे थे। पूरा बीच खाली था। वहीं चांद की रोशनी चारों तरफ फैली थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र चांदनी की चादर ओढ़े हो। चारों तरफ ठंडी हवाएं चल रही थी। वहीं शांति का माहौल था। वहीं वाणी रात में चल रही ठंडी हवाओं को महसूस कर मुस्कुरा रही थी। वहीं आकाश समुद्र में उठ रही लहरों को देख रहा था। दोनों के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। तभी वाणी ने आकाश के कंधे पर अपना सर रखते हुए सामने समुद्र को देखते हुए कहा, यहाँ कितनी शांति है। इन समुद्र की लहरों को देखते हुए दिल को अजीब सा सुकून मिलता है। वाणी बिना रुके बोले जा रही थी। वहीं आकाश वाणी के खूबसूरत चेहरे को देखने में बिजी था। उसे वाणी बहुत खूबसूरत लग रही थी।
आकाश के हाथ अपने आप ही वानी के गाल पर चले गए, जिसे ऐसा करते देख वानी कंफ्यूज होकर आकाश को देखने लगी। तभी आकाश धीमे लेकिन पर से कहा, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। अगर उस दिन तुम मेरी लाइफ में नहीं आती तो शायद मैं कभी अपनी जिंदगी का मतलब नहीं समझ पाता। आकाश की ऐसी बातें वानी के सर के ऊपर से जा रही थी, लेकिन वो इतना जरूर समझ गई थी कि आकाश उससे बहुत प्यार करता था। वानी चुपचाप आकाश को देखने लगी। तभी आकाश ने आगे कहा, तुम्हें पता है तुम ना थोड़ी पागल हो। आकाश का इतना कहना था कि वानी उसके कंधे से अपना सर हटा थोड़े गुस्से में बोली, क्या मैं आपको पागल दिखती हूँ? अगर मैं पागल थी तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की, वो भी जबरदस्ती। आगे की लाइन वानी ने अपने मन में कही थी। वहीं वानी को खुद से गुस्सा होते देख आकाश उसे मनाते हुए बोला, पहले पूरी बात तो सुन लिया करो, हमेशा चलते घोड़े पर सवार रहती हो। आकाश की बात सुनकर वानी अपना मुंह सिकोड़ते हुए शांत हो गई। तभी आकाश ने वानी के चेहरे को प्यार से अपने हाथों से पकड़ा और कहा, तुम पागल हो, लेकिन तुम्हारा यही पागलपन और बचकानी हरकतें मुझे तुमसे प्यार करने पर मजबूर करती है। तुम्हें नहीं पता, लेकिन अब मैं एक दिन भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरी हर एक सांस अब तुमसे जुड़ चुकी है, और अब अगर तुम मुझे छोड़कर गई तो शायद ही मैं जिंदा रह सकूं। आकाश ने सारी बातें इतने प्यार से कही थी कि वानी उससे इमोशनल हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वानी फौरन गले लग गई। वहीं आकाश वानी के गले लगे हुए अपने मन में कहता है, मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन अभी उसका टाइम नहीं आया है। आगे की कहानी में क्या होगा, आखिर क्या होगा जब सुबह रूही जागेगी, और आकाश आखिर कौन सी बात वानी से छुपा रहा है? क्या होगा जब वानी को आकाश की सच्चाई पता चलेगी? आदि के कमरे में रूही आराम से सो रही थी, जहां उसे सपने में उसे आदि और उसकी शादी होते दिख रही थी, जिसे देखते ही रूही झटके से उठ गई। रूही अपने हाथ से अपने बाल को पीछे करते हुए बोली, ये कैसा सपना था? कहते हुए रूही अपना दूसरा हाथ बेड पर फिराने लगी कि तभी उसका हाथ एक जगह जाकर रुक गया। वहीं उसकी उंगलियां मानो बर्फ जम गई हो। रूही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई जब उसने अपना सर घुमाकर अपने बगल में सो रहे आदि को देखा, जो कि शर्टलेस होकर सो रहा था। आदि को देखते ही रूही की सांसें मानो उसके गले में ही अटक गई। रूही की नज़र आदि के नेक्स्ट बॉडी पर रुक गई। वो बड़े ध्यान से आदि को देख रही थी। उसका हाथ अभी भी आदि के पेट पर था, जिसे देख रूही का गला सूखने लगा। इससे पहले रूही कुछ करती कि तभी आदि की नींद भी खुल गई। जब आदि ने रूही का हाथ अपने पेट पर देखा तो वो अपनी अलसाई आवाज में बोला, ये तुम क्या कर रही हो? आदि की आवाज से रूही अपने होश में आई। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसका हाथ इस वक्त कहाँ था, पर वो हड़बड़ा गई और उसी हड़बड़ाहट के चक्कर में रूही ने आदि को लात मारकर बेड से नीचे गिरा दिया। रूही के ऐसे करते ही आदि के मुंह से आह निकल गई। आदि अपनी कमर पर हाथ रख खड़ा हुआ और बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे लात क्यों मारा, वो भी इतनी जोर से? जिस पर रूही गुस्से में बोली, तुम मेरे बेड पर, वो भी बिना कपड़ों के क्या कर रहे थे? रूही की बात पर आदि उसे घूर कर देखते हुए कहता है, मिस शायद आप भूल गई है तो याद दिला दूं, ये कमरा और बेड दोनों ही मेरे हैं, और कल मैं नहीं बल्कि तुम मेरे कमरे में सो गई थी। आदि की बात सुनते ही उसे याद आया कि कल वो मूवी देख रही थी। उसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं, और अब उसे इस बात पर और शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उसने आदि को लात मारी। इससे पहले आदि कुछ बोलता, रूही फौरन खड़ी हुई और कमरे से भाग गई। वहीं आदि उसे जाते हुए देख रहा था। रूही के जाने के बाद आदि खुद से बोला, अजीब लड़की है।
इतना कहकर आदि अपनी कमर पर हाथ रखे हुए कराहते हुए बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद सब एक साथ हॉल में थे, जहां रूही आदि को फुल इग्नोर कर रही थी, जिसे सबने नोटिस किया था। उसके बाद सभी ऑफिस के लिए निकल पड़े। फीस में रोज की तरह आज भी ऑफिस में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन तभी ऑफिस में एक ऐसे शख्स की एंट्री हुई जिसे देखते ही सबके चेहरे के भाव बदल गए। वहीं वानी आराम से अपनी डेस्क पर बैठकर फाइल्स पढ़ रही थी। तभी उसे अपने ऊपर किसी की नज़रों का एहसास हुआ, जिसके होते ही वानी क्यूरियस होकर अपना सर ऊपर करती है, जहां वो अपने सामने खड़े शख्स को देखकर चौंक गई थी। इससे पहले वानी कुछ बोल पाती उसके सामने खड़े शख्स ने कहा, हे बेबी, ये रोहन था, जो वानी को देखकर मुस्कुराए जा रहा था। वहीं वानी उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी, जैसे अभी उसका सारा खून पी जाएगी। वानी को कुछ न बोलते देख रोहन अपने चेहरे पर मुस्कान लिए बोला, क्या बेबी, इतने बड़े बिजनेसमैन की वाइफ होने के बावजूद भी तुम यहाँ छोटी सी जॉब कर रही हो? इट्स नॉट फेयर। तुम्हारी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। वहीं रोहन की बातों से वानी इरिटेट हो रही थी। वानी गुस्से में खड़े होते हुए रोहन से बोली, तुम ना अपने काम से काम रखो, दूसरों की लाइफ में अपनी नाक घुसाने की कोशिश करना बंद करो, नहीं तो किसी दिन ये तुम्हारी नाक को तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। कहते हुए वानी रोहन के चेहरे की तरफ करने लगी। वहीं अपनी लेडी बॉस की बातें सुन सब हैरान थे, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वानी इतनी खतरनाक भी हो सकती थी, जो सीधा रोहन कापड़िया से लड़ने को तैयार थी, जिससे सब डरते थे। वहीं वानी की बात पर रोहन मुस्कुराते हुए बोला, बस तुम्हारी इसी अदा और गुस्से का ये दिल कायल है, और तुम जैसी खूबसूरत परी को मैं ही डिजर्व करता है। रोहन ने सारी बातें अपने मन में कही थी। ये सब कहते हुए रोहन धीमे धीमे अपना हाथ वानी के हाथ की तरफ बढ़ा रहा था, लेकिन समय रहते वानी ने अपना हाथ पीछे ले लिया। वहीं रोहन को खामोश देख वानी गुस्से में कहा, अब अगर इतने में तुम्हारा पर भर गया हो तो अब जाओ यहाँ से और मुझे मेरा काम करने दो। इतना कहकर वानी अपनी चेयर पर बैठ रोहन को इग्नोर कर अपना काम करने लगी। वहीं रोहन भी वहां से चला गया। रोहन जाते हुए सोच रहा था, आज भी बिल्कुल नहीं बदली तुम, अभी भी वैसी ही हो जैसे 3 साल पहले थी, गुस्सैल और नकचढ़ी, लेकिन अभी भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए वही जज्बात और प्यार है। वहीं वानी सबके सामने खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर से उसके अंदर मानो ज्वालामुखी फटने वाला हो। रोहन के जाते ही वानी लंबी सांस लेकर खुद को शांत करते हुए कहती है, वानी तू भी ना कहाँ उस चिलगोजे पर ध्यान दे रही है। वानी ने अपना सर पकड़ते हुए अपने मन में कहा, पता नहीं ये कमीना मेरा पीछा कब छोड़ेगा, जबकि मेरी शादी तक हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ लॉबी में चलते हुए रोहन खुद से बोल रहा था, भले ही तुम्हारी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं अभी भी तुमसे गिव अप नहीं करूंगा। आफ्टर ऑल तुम मेरा पहला प्यार और मेरे दुश्मन की बीवी जो हो। इतना कहकर रोहन के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। जैसे ही आकाश ने रोहन को वानी से बात करते हुए देखा, उसका खून खौल उठा था। गुस्से में उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। आकाश अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, उस साले की इतनी हिम्मत कि मेरे ऑफिस में आकर मेरी ही बीवी से बात करेगा। आकाश ने दोनों को अपने लैपटॉप में देख लिया था, और तभी से वो गुस्से में था। इस वक्त आकाश किसी राक्षस की तरह खतरनाक लग रहा था। आकाश गुस्से में खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अभी आकाश दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि तभी उसके सेबन का दरवाजा खुला। आकाश अपने सामने खड़े शख्स को देखती ही सीधा उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच मार देता है। आकाश के अचानक से हमला करने पर सामने खड़ा आदमी 2 कदम पीछे चला गया।
वहीं उसके होठों के कोने से खून निकलने लगा था। इससे पहले वो कुछ कह पाता आकाश ने एक और पंच उसके चेहरे पर दे मारा। फिर गुस्से में उसकी कॉला पकड़ उसे झंझोरते हुए बोला, साले तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बीवी के पास जाने की कोशिश करेगा? मैं आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहीं सामने खड़ा शख्स मार खाने के बाद भी मुस्कुरा रहा था, जैसे वो आकाश को मजाक उड़ा रहा हो। ये रोहन था जो आकाश से मिलने उसके सेबन में आया था, या फिर से कहें आकाश को भड़काने। वहीं आकाश इस समय मौत का देवता लग रहा था। आकाश इससे पहले रोहन को और मार पाता, तभी पीछे से अमन और आदि ने आकर उसे पकड़ लिया। दोनों ही आकाश को इतने गुस्से में देखकर हैरान और डरे हुए थे, क्योंकि इससे पहले आकाश ने कभी अपना आपा नहीं खोया था। दोनों को आकाश के ऐसे रूप से अब डर लग रहा था। वही रोहन अभी भी हंसे जा रहा था, क्योंकि आखिरकार उसे आकाश की कमजोरी जो पता चल चुकी थी, अब जिसकी वजह से वो आकाश को बर्बाद कर सकता था। वहीं अमन रोहन को देखते हुए अपने मन में बोला, अबे क्यों अपने साथ साथ हमारी मौत को भी न्योता दे रहा है? अब तेरी वजह से पता नहीं कितनों को इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। वही आदि रोहन को ऑफिस में देख हैरान था। दोनों भाई को जैसे ही पता चला कि रोहन ऑफिस आया था, दोनों अपना सारा काम छोड़ सीधा आकाश के सेबन की तरफ भागे थे, ताकि वो उसे रोक सकें। दोनों जैसे तैसे करके आकाश को शांत कराते हैं, लेकिन अभी भी वहां का माहौल गर्म था। तभी रोहन ने अपने होठ के किनारे पर लगे खून को साफ करते हुए बोला, क्या आकाश रघुवंशी, तुम्हारे पंच में बस इतनी ही ताकत है? अरे मैंने तो सोचा था कि मैं सीधा IQ में पहुंच जाऊंगा, लेकिन अफसोस आई एम फिट एंड फाइन। रोहन की बातें सुनकर आकाश को गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी आदि ने कहा, आखिर तुम यहाँ फिर से क्या लेने आए हो? जिस पर रोहन हंसते हुए अपने पीछे खड़े असिस्टेंट को कुछ इशारा करता है, जिसके मिलते ही असिस्टेंट अपने हाथ में पकड़ी फाइल को आदि की तरफ बढ़ा देता है, जिसे लेकर आदि पढ़ने लगा। आदि जैसे जैसे फाइल को पढ़ रहा था उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे, जिसे देख अमन क्यूरियस होकर बोला, व्हाट इज दिस ब्रो? इससे पहले आदि कुछ कह पाता रोहन ने कहा, उसे क्यों कष्ट दे रहे हो? मैं खुद बताता हूँ। हाई अथॉरिटी ने हम दोनों को साथ काम करने के लिए कहा था, लेकिन अब तुम तो मेरी कंपनी में आने से रहे, इसलिए मैं खुद यहाँ चला आया। और अब तक दुबई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मेरा यहाँ आना जाना लगा रहेगा। जिसे सुन आकाश अपनी ठंडी आवाज में बोला, आकाश रघुवंशी को किसी भी जरूरत नहीं है। तभी रोहन ने कहा, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन अब बेचारे अथॉरिटी वालों को कौन समझाए? और वैसे भी 3 महीने की बात और है, फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने। रोहन खुश होते हुए अपने मन में आगे बोला, और तब तक वाणी मेरी हो चुकी होगी। इतना बोलकर रोहन सीटी बजाते हुए वहां से चला जाता है। रोहन के जाते ही आदि ने आकाश से कहा, यार तू ये क्या कर रहा था? इससे आगे आदि उससे कुछ भी पूछ पाता कि तभी उसे अपने ऊपर आकाश की ठंडी नजरों का एहसास होता है। आकाश को ऐसे देख आदि के गले से मानो आवाज ही बाहर नहीं निकल रही थी। डर के मारे आदि की सांसें भी अटक गई थी। वही सेम हाल अमन का भी था। उसके माथे पर पसीना साफ दिख रहा था। दोनों की ही आकाश से कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। अब दोनों ही काम का बहाना बनाकर आकाश के केबिन से 9-2-11 हो गए। वहीं आकाश सीधा अपनी चेयर पर अपनी आंख बंद कर बैठ गया। आकाश लंबी लंबी सांसें लेकर अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर तक ऐसे ही रहने के बाद आकाश खड़ा हुआ और ग्लास विंडो के पास खड़ा होकर सिगरेट पीने लगा। उसका एक हाथ उसके पेंट की पॉकेट में था, वहीं दूसरे हाथ पर सिगरेट।
सिगरेट की कस लेते हुए आकाश खुद से बोला, अगर मैंने उनसे वादा नहीं लिया होता तो अब तक तू मेरे सामने जिंदा नहीं खड़ा होता। तुझे लगता है मैं तुझसे डरता हूँ, लेकिन ये तेरी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि मैं सिर्फ अपने प्रॉमिस के कारण रुका हूँ और जिस दिन वो टूटा वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। कहते हुए आकाश किसी गहरी सोच में डूब गया। क्या वाणी और रोहन एक दूसरे को पहले से जानते हैं? और क्या है दोनों के बीच रिश्ता? और आकाश रोहन की सारी गलतियां क्यों सहता है? और आकाश ने किससे किसे बचाने वादा किया था? अगर मैंने उनसे वादा नहीं लिया होता तो अब तक तू मेरे सामने जिंदा नहीं खड़ा होता। तुझे लगता है मैं तुझसे डरता हूँ, लेकिन ये तेरी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि मैं सिर्फ अपने प्रॉमिस के कारण रुका हूँ और जिस दिन वो टूटा वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। आकाश का चेहरा देखकर ये समझ पाना मुश्किल था आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ देर तक बाहर देखने के बाद आकाश अपना फोन निकालकर किसी को कॉल लगाता है। कुछ रिंग जाते ही दूसरी तरफ से सोम की आवाज आई, यस बॉस। सोम की आवाज अलसाई हुई थी। अभी तक सोम रोहन के ऑफिस में आने वाली बात से अनजान जो था। वहीं सोम की बात सुन आकाश अपनी कोल्ड लेकिन खतरनाक आवाज में बोला, मैंने तुमसे जो काम कहा था क्या वो हुआ? आकाश को गुस्से में देख सोम भी एक मिनट के लिए डर गया। सोम अपने मन में सोचते हुए खुद से बोला, अब इसे क्या हुआ, सुबह तक तो सब ठीक था। वहीं सोम की तरफ से कोई जवाब न आते देख आकाश ने उसे धमकाते हुए कहा, लगता है तुम्हें मेरी बात एक बार में सुनाई नहीं दी। जिस पर सोम अपने होश में आकर हड़बड़ाकर बोला, नहीं नहीं, काम हो गया है। जिसके सुनते ही आकाश ने कॉल काट दिया। वही इस समय आकाश के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी, जिसे देखकर लग रहा था जैसे वो कुछ खतरनाक करने वाला था। अब क्या वो आपको आगे की कहानी में पता चलेगा। कोष्टक। वहीं दूसरी तरफ सोम अभी भी अपने फोन को ही देखे जा रहा था। जब मीरा ने सोम को किसी गहरी सोच में डूबा देखा तो वो चलकर उसके पास आए और परेशान होकर बोली, क्या आप ठीक है? मीरा की आवाज से सोम होश में आया। सोम जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाकर बोला, क्या? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। इतना कहकर सोम खड़ा हुआ और केबिन से बाहर जाने लगा। वहीं मीरा चुपचाप खड़ी उसे देख रही थी। तभी सोम दरवाजे के पास रुका और बिना मीरा की तरफ देखे बोला, आज तुम भाभी के साथ घर चली जाना। इतना कहकर वो वहां से चला गया। वहीं सोम के इस स्ट्रेंज बर्ताव से मीरा उदास हो गई। सोम के केबिन से जाते ही मीरा वापस से जाकर अपनी चेयर में बैठकर अपना काम करने लगी कि तभी सेबन का दरवाजा खुला, जिसकी आवाज सुनते ही मीरा के चेहरे पर बड़ी वाली मुस्कान आ गई। मीरा अपना सर ऊपर उठाते हुए बोली, आप वापस आ गए। कहते कहते मीरा रुक गई जब उसने अपने सामने सोम की जगह करण को खड़ा पाया। करण की वहां देखकर मीरा के चेहरे की मुस्कान जैसे कहीं गायब हो गई। मीरा ने सोचा था कि सोम वापस आ गया है, लेकिन सोम को न देख उसका चेहरा मानो मुरझा गया हो, जिसे करण ने देख लिया था। लेकिन वो उसे इग्नोर कर मीरा के पास आते हुए खुश होकर बोला, हेलो मीरा जी। जिस पर मीरा उसे देखकर बस मुस्कुरा दी। तभी करण ने आगे कहा, मैं न बहुत दिन से आपसे बात करना चाहता था, लेकिन मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। पर आप जब आज अकेली, मेरा मतलब फ्री है, तो क्या हम दोनों कुछ देर तक बातें कर सकते हैं? तो क्यों न हम दोनों कैंटीन में चलकर बात करें? करण की बातें सुनकर मीरा उसे देखने लगी। मीरा अपने मन में याद कर रही थी कि कैसे सोम ने उसे लड़कों से दूर रहने को कहा था, खास करके करण से। ये सब याद आते ही मीरा बहाना बनाते हुए बोली, वो ना, हमें अभी बहुत काम है, इसलिए हम अभी आपके साथ नहीं चल सकते। इतना कहकर मीरा खुद को काम में बिजी होने का नाटक करने लगी।
वहीं करण कुछ देर चुप रहकर मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, तो हम दोनों यहीं बैठकर बातें कर लेते हैं। आप अपना काम भी करती रहना और मुझसे बातें भी। मीरा ने एक नज़र करण को देख अपना सर पकड़ लिया और अपने मन में बोली, अरे यार, ये तो फेविकोल के जैसे चिपके ही जा रहे हैं। अब हम क्या करें? मीरा को मन ही मन रोने का मन कर रहा था। वहीं करण मन ही मन खुश हुआ जा रहा था। उसने कहा, आज चाहे तुम कितने भी बहाना बना लो मुझसे दूर भागने के, लेकिन मैं आज तुमसे बात करके ही रहूंगा। इतना कहकर करण के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं वो धीमे से मीरा का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। वहीं अभी ये सब चल ही रहा था कि तभी सेबिन का दरवाजा खुला और किसी की आवाज आई, ये सब क्या चल रहा है यहाँ? आवाज को सुनते ही मीरा और करण ने दरवाजे की तरफ देखा। सामने अमन खड़ा था, जिसे देखकर करण के चेहरे का रंग काला पड़ गया। वहीं मीरा की आंखों में चमक आ गई। मीरा खड़ी होते हुए जल्दी से बोली, वो जी कहते कहते मीरा रुक गई। फिर मीरा ने अपनी बात को सुधारते हुए आगे कहा, हम अपना काम कर रहे थे। तभी अमन अपनी पैनी नजरों से करण को घूरने लगा, जिसे देख करण खड़ा हुआ। तभी अमन ने करण से पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ तुम किसकी परमिशन से अंदर आए? जिस पर करण डरते हुए बोला, वो सर मुझे मिस मीरा से एक फाइल चेक करानी थी। तो मैं करण अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी अमन उनके पास आते हुए बीच में बोला, अच्छा तो कहाँ है फाइल, आई चेक दिस। अमन की बातें सुनते ही मानो करण की सांसें उसके गले में अटक गई हो। अब वो चुपचाप खड़ा रहा। जब वो कोई फाइल लाया हो तब तो वो अमन को दिखाएगा। करण के डरे चेहरे को देख अमन समझ गया कि करण झूठ बोल रहा था। तभी करण ने बहाना बनाते हुए कहा, वो एक्चुअली सर जल्दी में शायद फाइल लाना भूल गया। मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। इतना कहते ही करण वहां से गायब हो गया। करण के जाने के बाद अमन मीरा के पास गया और मुस्कुराकर बोला, तो साली साहिबा आप हमें बताएंगी कुछ? जिसे देखकर मीर भी मुस्कुराने लगी। वहीं अमन याद करने लगा जब सोम ने उसे कॉल करके मीरा का ध्यान रखने को कहा था। दरअसल जब सोम अपने केबिन से बाहर निकला था तब उसने करण को अपने केबिन के चक्कर लगाते हुए देख लिया था। सोम को शुरू से ही करण बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वहां सभी जानते थे कि करण एक नंबर का प्ले बॉय है। इसलिए उसे मीरा की चिंता हो रही थी, क्योंकि मीरा बहुत भोली थी जो जल्दी ही किसी की भी बातों में आ जाती थी। इसलिए उसने अमन को मीरा को देखने को कहा था, जिसे याद करते हुए अमन अपने मन में बोला, सोम ने ठीक कहा था, इस करण के इंटेंशन मुझे भी कुछ अच्छे नहीं लग रहे। इस पर नज़र रखनी होगी। वहीं करण केबिन से बाहर निकलने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में था। करण गुस्से में बोला, शिट, इस बार भी मैं फेल हो गया। लेकिन कोई नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार सही, क्योंकि हर बार किस्मत साथ नहीं देती। इतना कहकर करण साइको की तरह हंसने लगा। शाम को सभी लोग ऑफिस से घर वापस आ चुके थे, लेकिन सोम नहीं आया था, जिसे घर में ना देख वानी ने पूछा, आकाश और सोम भाई कहाँ है? वो अभी तक आए नहीं। जिस पर आदि बोला, वो एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग काम से 10 दिन के लिए फ्रांस गए हैं। क्यों, आकाश ने आपको बताया नहीं? वानी और मीरा दोनों के चेहरों पर उदासी और गुस्से का भाव दिख रहे थे। वानी गुस्सा करते हुए बोली, अगर उन्हें जाना था तो कम से कम हमें बताकर तो जाते। ज्यादा नहीं तो सिर्फ एक मैसेज ही कर देते। वानी को उदास देख साक्षी उसे समझाते हुए बोली, वानू शायद बड़े भाई को टाइम नहीं मिला होगा, चलो अब गुस्सा करना बंद करो। लेकिन फिर भी वानी किसी की नहीं सुनी और गुस्से में अपने कमरे के खुद को बंद कर लेती है। वहीं मीरा भी उदास थी, उसकी आंखों में आंसू झलक आए।
मीर अपने मन में बोली, क्या हम आपके लिए इतने पराये हैं कि आपने जाने से पहले एक बार भी हमें बताना जरूरी नहीं समझा। यही सब सोचते हुए मीरा भी अपना उतरा हुआ मुंह लेकर अपने कमरे में चली गई। दोनों को ऐसे उदास देख नीचे सब परेशान हो रहे थे। तभी रूही ने वानी ने कमरे की तरफ देखते हुए कहा, आखिर जीजू ऐसा कैसे कर सकते हैं? कम से कम एक कॉल करके तो बता ही सकते थे ना। जिस पर पीछे से आदि ने कहा, उसके ना बताने के पीछे भी जरूर कोई कारण होगा। जिसे सुन रूही झल्लाते हुए आदि को अपना हाथ दिखाकर बोली, तुम तो रहने ही दो। जब देखो तब अपनी भाइयों को चमचागिरी करते रहते हो। रूही की इस बात पर आदि को इसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करता है और फिर अपने कमरे में चला जाता है, जिसके पीछे पीछे रूही भी उसे बातें सुनाते हुए चली गई। वहीं अमन और साक्षी अब दोनों ही नीचे खड़े थे। अमन अपने मन में बोला, यार क्या जरूरत थी भाई को ऐसे बिना बताए जाने की। देखो अब भाभी उदास हो गई, और खुद तो गए, कम से कम सोम को तो यहाँ छोड़ जाते। बेचारे की अभी अभी तो नई नई शादी हुई थी। वहीं वानी के कमरे में वानी बेड पर उल्टा लेटी थी और इसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वानी को खुद पता नहीं था आखिर उसे इस बात का इतना बुरा क्यों लग रहा था, लेकिन इसके दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वानी रोते हुए से बोली, मिस्टर डेविल, अकड़ू, घमंडी, नकचढ़ा, राक्षस, छछूंदर कहीं के, आखिर तुम मुझे बिना बताए देश छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हो, वो भी मेरे बिना? आपको एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? ये तक नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, या कम से कम मुझे बता कर तो जाए। थोड़ा ना मैं उसे रोक लेती, लेकिन नहीं, मैं थोड़ी ना उनके लिए जरूरी हूँ। कहते हुए वानी की आंखों से गंगा जमुना बहे जा रही थी। कुछ देर तक लगातार रोने के बाद वानी उठी और बैठकर अपने आंसू पोंछते हुए खुद से बोली, वानू तू क्यों रो रही है? थोड़ी ना तूने कुछ किया है जो तू अपने आंसू बहाए। गलती उनकी है, वो तुझे बताकर नहीं गए तो इसकी सजा भी उन्हें ही मिलेगी। हाँ, बहुत शौक है ना बिना बताए जाने का, तो अब आप देखो मैं क्या करती हूँ। कहते हुए वानी की आंखों में गुस्सा था। वहीं उसे देखकर लग रहा था जैसे कि इसके दिमाग में कुछ खुराफाती प्लान चल रहा हो। वहीं दूसरी तरफ प्रिवेट जेट के मेस्टर कमरे के सोफे पर एकांश राजाओं की तरह बैठा था और अपने हाथ में पकड़े टैब को देख रहा था। वहीं इसके सामने सोम बैठा था और कुछ दूरी पर एक एयर होस्टेस उनके लिए ड्रिंक सर्व कर रही थी कि तभी अचानक से आकाश को जोर जोर से हिचकिचियां आनी शुरू हो गई, जिसे देख सोम हैरान था। वहीं इसे मन ही मन हंसी भी आ रही थी। तभी आकाश ने कहा, पता नहीं कौन दुश्मन मुझे गालियां दे रहा है। जिस पर सोम अपनी हंसी छुपाते हुए धीमे से बोला, दुश्मन का तो नहीं पता, लेकिन उसके अलावा कोई और भी है जो इस वक्त तुम्हें भर भर कर कोस रहा होगा और तुम पर गुस्सा हो रहा होगा। सोम ने ये भले ही धीमे से कहा था, लेकिन आकाश उसकी बात सुन लेता है। वो अब घूर कर सोम को देख रहा था, जिसके बाद आकाश ने एक ही सांस में पूरा एक गिलास पानी पी लिया, तब जाकर उसे राहत मिली। वहीं जैसे ही आकाश की हिचकियां रुकी, इसके फौरन बाद सोम को भी हिचकी आनी शुरू हो गई। जिसे ऐसा करते देख अब आकाश उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, अब इस बार तुम्हारा क्या कहना है दुश्मन? या कहते कहते आकाश रुक गया। वहीं आकाश का ताना खाकर सोम का मुंह बन गया। तो आगे की कहानी में क्या होगा? आखिर आकाश और सोम वानी और मीरा से बिना बताए क्यों गए? और आकाश वानी से क्या छुप रहा है? क्या वानी और मीरा इससे उनसे गुस्सा हो जाएंगी? आखिर ऐसा कौन सा कारण है जो उन्हें फ्रांस जाना पड़ा? और अब वानी आगे क्या करने वाली है? ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07
आकाश और सोम को फ्रांस गए पूरे 4 दिन हो चुके थे, लेकिन अब तक दोनों में किसी ने भी एक बार भी वानी और मीरा को कॉल नहीं किया था, जिस वजह से दोनों ही उदास थी। मीरा और वानी हॉल में उदास बैठी थी, वहीं उसके सामने साक्षी और रूही भी परेशान बैठी थी। आज संडे था, इसलिए ऑफिस से छुट्टी थी। वानी और मीरा को परेशान देख साक्षी उन्हें समझाते हुए बोली, देखो तुम दोनों इतना परेशान मत हो, वो जरूर किसी काम में फेस होंगे, इसी कारण वो तुम्हें कॉल नहीं कर पा रहे। साक्षी अभी वानी और मीरा को समझा ही रही थी कि तभी उनकी नज़र सीढ़ियों से आते हुए अमन पर पड़ी, जो कि फ़ोन पर किसी से हंस कर बात कर रहा था, जिसे चारों लड़कियां देखने लगी। तभी अमन उनके पास आकर खड़ा हुआ और कॉल पर बात करते हुए बोला, ओक ब्रो, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। इतना कहकर अमन ने कॉल काट दिया और सभी के साथ आकर सोफे पर बैठ गया। तभी साक्षी अमन को देखते हुए दबी आवाज में बोली, आप अभी किससे बात करते? जिस पर अमन सोफे पर आराम से बैठा और मुस्कुराते हुए बोला, वो मैं तो भाई से बात कर रहा था। इससे आगे अमन कुछ भी बोलता, उसकी नज़र वानी के उदास चेहरे पर गई। वानी का लटका मुंह देखकर अमन ने उससे पूछा, भाभी आपको क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों हैं? आप अपने प्यारे देवर को बताए, जिसकी वजह से भी आप उदास है, उसका मैंने मुंह ना बिगाड़ दिया तो फिर कहना। अमन की बात सुनते ही रूही ताना मरते हुए बोली, हूँ तो फिर जाए अपने प्यारे भैया का मुंह तोड़कर आइए। कहते हुए रूही ने मुंह बना लिया। वहीं आदि कंफ्यूज होकर रूही तो कभी वानी को देखने लगा। आदि बोला, क्या भाई ने आपसे कुछ कहा? तभी साक्षी बोली, पहले तो भैया बिना वानी से बताए फ्रांस चले गए। ये तो फिर भी ठीक था, लेकिन वहां जाने के बाद कम से कम वो वानी को एक बार कॉल करके उससे उसका हाल तो पूछ सकते थे। लेकिन नहीं, वो जब से गए हैं उन्होंने वानी की एक मिस्ड कॉल नहीं मारी। साक्षी की बात सुनते ही आदि की आंख हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि उसकी रोज ही आकाश से बात होती थी, लेकिन उसने उससे इस बारे ना कुछ कहा और ना ही पूछा। अमन अभी हैरान था कि तभी रूही की बात सुनकर मानो उसे झटका सा लग गया हो। रूही ने कहा, आकाश जीजू तो ठीक, लेकिन सोम जीजू वो तो कम से मीरा को कॉल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया। रूही सोचते हुए आगे बोली, मुझे तो लगता है उन दोनों का बाहर कोई सीक्रेट अफेयर चल रहा है। जैसे ही अमन ने सुना वो झटके से उछल पड़ा और खड़ा होकर बोला, क्या तुम कुछ भी बकवास बातें कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर होता भी तो दोनों पहले उस बारे में मुझे बताते। आगे की लाइंस अमन ने अपने मन में कही थी। तभी रूही भी खड़ी हुई और अमन को घूर कर देखते हुए बोली, आपको उन पर बड़ा भरोसा है? जिस पर अमन ने कहा, हाँ, आफ्टर ऑल वो मेरे भाई है। तभी दोनों की बहस सुनकर वानी गुस्से से खड़ी हुई और दोनों को डांटकर शांत कराते हुए बोली, चुप हो जाओ तुम दोनों। वानी को गुस्से में देख दोनों एकदम शांत हो गए। उसके बाद वानी अपने कमरे में चली गई। वानी के जाने के बाद रूही अमन को तंज कसते हुए दोबारा से बोली, सारे लड़के होते ही एक जिसे ही ठरकी और धोखेबाज। जिस पर अमन उसे गुस्से में उंगली दिखाकर बोला, साली साहिबा, आप हम लड़कों के बारे में कुछ ज्यादा ही गलत नहीं सोचती? जिस पर रूही जबरन वाली मुस्कान के साथ बोली, मैं सोचती नहीं, बल्कि ये सही ही है। जिस पर साक्षी रूही को शांत कराते हुए बोली, रूही शांत हो जाओ, तुम दोनों को वजह से देखो। इतना कहकर रूही अपने सामने खड़ी मीरा की तरफ इशारा करती है, जिसे देखकर लग रहा था जैसे वो बहुत उदास हो। तभी अमन मीरा के पास आया और उसे समझाते हुए बोला, मीरा तुम इस छिपकली की बातों पर ध्यान मत दो, तुम्हें तो पता ही है ये ऐसे ही बकवास करती रहती है। अमन की बात सुन रूही गुस्से में अपने पैर पटक कर झुंझलाते हुए बोली, जीजू। तभी पीछे से आदि की आवाज आई।
आदि अंदर आते हुए बोला, अमन बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम्हें किसी की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम और तुम दोनों जानते हैं कि सोम कैसा है। जिस पर मीरा चुपचाप अपना सर हाँ में हिला देती है। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस के 7 स्टार रेन होटल के टॉप फ्लोर के विप रूम में, जिसका इंटीरियर डिजाइन व्हाइट और ग्रे कलर में था, जो वहां क्लासी लुक दे रहा था, वहां का हर एक सामान काफी सुंदर और एक्सपेंसिव था। उसी कमरे के सोफे पर आकाश अपने पैर के ऊपर पैर रखकर राजा की तरह बैठा था। उसने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना था, जिसकी ऊपर की 2 बटन खुली थी, जिसमें वो बहुत हैंडसम और हॉट लग रहा था। वहीं उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, जिसे देखकर ये समझ पाना मुश्किल था कि वह क्या सोच रहा था। और सोम उसके पीछे खड़ा था। वहीं ठीक उसके सामने एक लड़की ब्लैक ड्रेस पहने बैठी, जो काफी रेवलिंग थी। वहीं उसने अपने चेहरे पर किलो भर मेकअप पोत रखा था। वहीं उसके परफ्यूम की स्मेल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि सोम का मन तो मास्क लगाने का हो रहा था। वहीं वो आकाश को अपनी लस्ट भरी नजरों से देख रही थी, लेकिन आकाश ने उसके ऊपर एक नज़र उठाकर भी नहीं देखा था। तभी उस लड़की ने अपने बालों की लट को एक उंगली से पकड़ उससे खेलते हुए आकाश से नजाकत के साथ बोली, मिस्टर रघुवंशी, यू आर रियली मोर हैंडसम देन व्हाट आई हैड हर्ड। जिसे सुनकर सोम को अब मन में डर लग रहा था। सोम अपने मन में बोली, क्या ये मरना चाहती है जो सोते हुए शेर को जगा रही है? क्योंकि सोम जानता था कि आकाश को लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, खासकर वो जो उस पर डोरे डालने की कोशिश करे। उस लड़की ने सोचा था कि वो अपनी खूबसूरती और अदाओं से आकाश को अपने प्यार के जाल में फंसा लेगी, लेकिन तभी उसके उलट आकाश का जवाब सुनकर वो दंग रह गई। आकाश अपनी धीमी लेकिन गुस्से भरी आवाज में कहा, अपनी ये बकवास बातें बंद करो और चुपचाप ये बताओ कि तुम आखिर यहाँ क्या करने आई हो। आकाश की आवाज सुनकर 2 मिनट के लिए तो वो लड़की डर से अंदर तक कांप गई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए हुए बोली, वो आज शाम को डैड ने बिजनेस पार्टी रखी है, सो मैं उसी के लिए आपको इनवाइट करने आई थी। इतना कहकर वो लड़की अपने बैग से एक कार्ड निकालकर उसे आकाश की तरफ बढ़ा देती है, जिसे देख आकाश एक नज़र सोम को देखता है, जिसके ऐसा करते ही सोम फौरन से आगे आकर उस लड़की के हाथ से इन्वेंशन कार्ड लेते हुए कहता है, अब अगर आपका काम हो गया है तो आप यहाँ से जा सकती है। कहते हुए वो अपने हाथ से दरवाजे की तरफ इशारा कर देता है। वहीं जिसके ऐसा करते ही उस लड़की का पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था, लेकिन वो आकाश को देखकर कुछ नहीं कहती और गुस्से में अपने पैर पटकते हुए वहां से बाहर चली जाती है। जिसके जाते ही सोम आकाश के सामने आकर बैठ जाता है और उसे छेड़ते हुए कहता है, क्या बात है मिस्टर रघुवंशी, आपके लिए पर्सनली इन्वेंशन कार्ड आया है, गजब। सोम की ऐसी बातें सुनकर आकाश उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा, जिसे देख सोम चुप हो गया, लेकिन अभी भी उसे मन ही मन बड़ी हंसी आ रही थी। वहीं आकाश खोया खोया दिख रहा था, जिसे देखने के बाद सोम सीरियस होकर बोला, तू भाभी को मिस कर रहा है? जिस पर आकाश कुछ नहीं कहता। तभी सोम आगे बोला, यार जब तू उन्हें इतना मिस कर ही रहा है तो एक बार उन्हें कॉल क्यों नहीं कर लेता? वो भी खामखा तेरे लिए परेशान हो रही होंगी। जिस पर आकाश सोम को देखते हुए बोला, तो तू क्यों कॉल करके मीरा से बात नहीं कर रहा? आकाश की बात सुनकर सोम बोला, मेरी बात अलग है, लेकिन तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार भाभी से कॉल करके बात कर ले, वरना कहीं ऐसा ना हो तुझसे गुस्सा हो जाए और तू उन्हें मना भी ना पाए। इतना कहकर सोम आकाश के रूम से चला गया। वो कमरे में बैठी अपने फ़ोन को देख रही थी, जिसमें आकाश की वॉलपेपर सेट थी।
जिसे देखकर वानी कहती है, आप हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? वानी ने आगे कहा, आपको मुझे परेशान करने में बहुत मजा आता है ना। अब आप भी देखना, अगर मैंने भी आपकी नाक में दम नहीं किया ना तो कहना। इतना बोलकर वानी किसी को कॉल लगाती है। कुछ ही देर में दूसरी तरफ से कॉल उठ गया। तभी वानी बोली, आज शाम की तैयारी करो, आज हम पार्टी करने जाएंगे। वानी की ऐसी बातें सुनते ही फोन के दूसरी तरफ का शख्स हैरान हो गया। वो हिचकिचाते हुए बोला, आप और पार्टी में? लेकिन वो आदमी इससे आगे और कुछ भी कह पाता कि तभी वानी उसकी बात को काटते हुए कहती है, तुमसे जितना कहा जाए बस उतना करो। और हाँ, वहाँ मुझे सभी लोग चाहिए, सभी। समझे तुम? वानी की बात का जवाब देते हुए फोन के दूसरी तरफ वाले आदमी ने कहा, ठीक है। उसके इतना कहते ही वानी ने कॉल काट दिया और मुस्कुराने लगी। वानी मुस्कुराते हुए खुद से बोली, मिस्टर अभिमन्यु, आपको क्या लगता है सिर्फ आप ही है जो बिना बताए कुछ भी कर सकते हैं? इतना कहकर वानी के चेहरे की मुस्कुराहट और बढ़ गई। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो कोई प्लान बना रही थी। शाम को नाइट क्लब में अंदर चारों तरफ रंगी बिरंगी लाइट्स चमक रही थी। वहीं लाउड स्पीकर में बज रहा म्यूजिक, सभी उसकी धुन मगन होकर नाचे जा रहे थे। क्लब का माहौल खुशनुमा था, जहां सभी नाचने में बसे थे तो कुछ ड्रिंक कर रहे थे। वहीं उन सब के बीच में एक आदमी जिसने ब्लू कलर की डेनिम जीन्स के साथ वाइट शर्ट और उसके ऊपर जैकेट पहन रखी थी, दिखने में काफी हैंडसम था, लेकिन इससे वो थोड़ा परेशान लग रहा था और बार बार अपने हाथ में पहनी रिस्ट वॉच में टाइम देख रहा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ किसी का वेट कर रहा हो। आदमी अपने हाथ में पहनी घड़ी में टाइम देखते हुए बोला, अबे यार, अब वो लोग कहाँ रह गई? उनका ना हर बार का यही काम रहता है। वो ये सब बड़बड़ा ही रहा था कि तभी उसकी नज़र क्लब के एंट्रेंस गेट पर गई, जहां देखते ही उसकी आंखों में चैनल आ गई। वहीं सामने से कुछ लड़कियां चलकर उसके पास आ रही थी, जिन्हें देखकर वो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पा रहा था। आखिर कौन थी वो लड़की जो आकाश से मिलने आई थी? और आखिर आकाश क्यों वानी से बात नहीं कर रहा? वानी के खुराफात करने वाली है। क्या वो अपने प्लान में कामयाब होगी? और क्लब में वो आदमी और लड़कियां कौन थी?